नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र सुबह में एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज के पॉलिटी के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। सबों ने मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। साथ ही मैं ये विश्वास करता हूँ कि सभी परीक्षार्थियों की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी के एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि मैंने अपने पढ़ने पढ़ाने के दौरान अपने अनुभव से कई बार देखा है कि कई छात्रों को फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था या संघीय मॉडल को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी इस मामले में होती है कि कई बार वो ये सोचते हैं कि आखिर हम ये कैसे समझें कि किसी राष्ट्र में संघीय व्यवस्था है या किसी राष्ट्र में एकात्मक व्यवस्था है, आई मीन टू से यूनिटरी सिस्टम। और अंत में उनके मन में ये एक डाउट होता है कि हम अपने भारत को क्या कहें, क्या इंडिया एक फेडरल स्टेट है। दरअसल इस सवाल में एक करेक्शन की ज़रूरत है। करेक्शन ये है, सवाल ऐसा होना चाहिए कि इज़ इंडिया अ प्योर फेडरल स्टेट। क्या इंडिया एक प्योर फेडरल स्टेट है। अब मैं प्योर टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं इस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो आज मेरे इस वीडियो लेक्चर का फोकस ये रहेगा कि मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं आपको फेडरल सिस्टम और इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स के बारे में आपको जानकारी दे सकूं, जिससे कि फेडरल सिस्टम से संबंधित आपकी जितनी जानकारी है वो और थोड़ी अपडेट हो जाए और आपकी जानकारी मजबूत हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तभी आप संबंधित टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप हेडफोन, ब्लूटूथ या कोई भी ईयरफोन यूज़ करते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर करें पूरे लेक्चर के दौरान, क्योंकि जितना स्पष्ट आप सुनेंगे उतना ही स्पष्ट आप समझ भी पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रयास करूँगा कि मेरी भाषा इतनी सरल रहे कि अगर आप किसी जूनियर क्लास जैसे 9, 10 से भी हैं तो आप बड़ी आसानी से इस लेक्चर को समझ पाएँ। दरअसल फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य के संबंध पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक शास्त्र के बड़े विद्वानों ने राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के संबंध को दो बड़े भागों में बांटा है। अगर और भी आसान शब्दों में कहूं तो आप ऐसे समझिए कि फेडरल सिस्टम शासन प्रणाली का एक अंग है या शासन प्रणाली का एक तरीका है। तो दो बड़े भागों की बात मैं कर रहा हूं, उनमें से एक भाग या एक प्रणाली को हम एकात्मक प्रणाली कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, या एकात्मक व्यवस्था। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम शासन प्रणाली का एक ऐसी व्यवस्था है शासन प्रणाली की जिसमें कि सारी शक्तियां, यानी एक देश, एक राष्ट्र को चलाने की लगभग जितनी शक्तियां होती है वो केंद्र के हाथों में होती है, या आप यूं कहें कि सेंटर के हाथों में निहित होती है। अगर एक दो बड़े देश के बारे में मुझे बताना हो तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूनिटरी सिस्टम का। साथ ही चाइना भी है, जहां पे कि यूनिटरी सिस्टम या यूनिटरी मॉडल काम करता है सरकार का, और बड़े धूमधाम से सारी चीजें होती है वहां। आगे फ्रांस भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है यूनिटरी सिस्टम का। लेकिन संघीय व्यवस्था ठीक इसके विपरीत है, ठीक इसके उल्टे है। फेडरल सिस्टम में इसकी सबसे आसान परिभाषा आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक फेडरल सिस्टम में शक्तियों का विभाजन होता है, यानी वहां पर शक्तियां केंद्र और क्षेत्रीय इकाइयां, सामान्यतः वो क्षेत्रीय इकाइयां राज्य होती हैं, स्टेट, यानी शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच बटी होती हैं। अभी मैं आगे आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि ये बंटवारा मनमाना नहीं होता, आर्बिट्रेरी नहीं होता, बल्कि ये बंटवारा संविधान करता है, उस देश या उस राष्ट्र का संविधान करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है, यानी संविधान उन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। फेडरल सिस्टम के लिए अगर एक दो उदाहरण लेने हो देश के, तो मैं आपको बताऊं कि फेडरल सिस्टम का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माना जाता है। स्विट्जरलैंड भी एक बड़ा उदाहरण है फेडरल सिस्टम का। ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां सरकार का संघीय मॉडल काम करता है, संघीय व्यवस्था काम करती है वहां। तो आइए अब मैं कुछ आपको एसेंशियल फीचर्स के बारे में बताता हूं कि एक फेडरल सिस्टम में क्या अनिवार्य विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि उस देश या उस राष्ट्र में फेडरल सिस्टम काम कर रहा है। और फिर वीडियो के अंत में कंक्लूजन के तौर पर हम लोग ये समझेंगे कि क्या इंडिया एक फेडरल स्टेट है या क्या इंडिया एक प्योर फेडरल स्टेट है। जब भी हम लोग फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था के एसेंशियल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, यानी अनिवार्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, तो इन एसेंशियल फीचर्स में सबसे पहले हम लोग रखेंगे शक्तियों के विभाजन को। शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर्स। अब जब शक्तियों का विभाजन की बात हो रही है, तो यानी शक्तियों को किन्हीं के बीच बांटा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि एक संघीय व्यवस्था में शक्तियां सेंटर और स्टेट या क्षेत्रीय इकाई के बीच बटी होती है। जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, तो यहाँ पर ये सारे एक प्योर फेडरल स्टेट हैं। यहाँ पर शक्तियों का काफी शुद्ध रूप से सेंटर और स्टेट के बीच विभाजन किया गया है। अब यहीं पर जरा सा हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से या इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया में शक्तियों का विभाजन कैसा है। और इस पॉइंट को, इस डिवीजन ऑफ पावर्स को इंडिया के मामले में सबसे अधिक जरूरी है समझना, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया एक फेडरल स्टेट है या नहीं, या क्या इंडिया एक प्योर फेडरल स्टेट है या नहीं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, इंडिया में भी शक्तियों का विभाजन हुआ है और शक्तियां केंद्र और राज्य को दिया गया है, यानी संविधान शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच करता है। लेकिन केंद्र क्या काम करेगी और राज्य क्या काम करेंगे, इसके लिए एक सूची बना दी गई है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेंटर जो काम करेगा उसे यूनियन लिस्ट में रखा गया है और राज्य जो काम करेंगे उसे स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लेकिन सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये, जो आपको इस वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, इंडिया में एक्सेप्शनली एक तीसरी सूची भी काम करती है जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, यानी समवर्ती सूची। ये केंद्र सूची, ये राज्य सूची और ये समवर्ती सूची। अब इसमें भी आप बड़े ध्यान से समझिए, यूनियन लिस्ट में वो मामले हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के या नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं। जैसे अगर एक दो एग्जाम्पल लेना हो तो डिफेंस को ले लीजिए आप। डिफेंस यूनियन लिस्ट में है, यानी रक्षा का जो मामला है वो केंद्र सूची का विषय है। स्टेट लिस्ट में वो मामले हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, जो स्थानीय महत्व के हैं। जैसे स्वास्थ्य, हेल्थ, ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो मामले हैं जिन पर कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। जैसे विवाह से संबंधित मामला जो होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है। अब ध्यान से समझिएगा कि जब मूल रूप से सब्जेक्ट्स डाले गए थे तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट में 66 थे और कॉन्करेंट में 47 थे। अब ये संख्या बढ़ घट गई है, लेकिन मेरे समझाने का तात्पर्य इस वक्त मूल रूप से है। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट्स की संख्या देखें, दूसरी बात, पहली बात एक्सेप्शनल एक लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। दूसरी बात कि अगर हम लोग सब्जेक्ट्स की संख्या देखें तो यूनियन के पास ज्यादा है, केंद्र के पास ज्यादा है और फिर स्टेट के पास है। तो ये दो बातें हो गई जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस वक्त मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा आगे। एक तीसरी बात
जो और आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान ही यह व्यवस्था करता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर किसी भी सब्जेक्ट के कानून बनाने में सेंटर और स्टेट के बीच कोई टकराव की स्थिति होती है तो उस वक्त केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में किसी मामले पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई टकराव की स्थिति होती है, तो सेंटर अधिक पावरफुल है वहां, क्योंकि सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान ही ऐसा प्रावधान करता है। तो इसका मतलब केंद्र यहाँ अधिक शक्तिशाली है। इसके साथ साथ आप एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे विषय जो छूट गए हैं, जो ना तो सेंटर में है, ना तो स्टेट में है, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार या वैसे पावर्स जिन्हें हम लोग रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं, उसको एंजॉय करने का अधिकार केवल और केवल यूनियन को है, केंद्र को है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि पार्लियामेंट एंजॉय करती है रेसिडुअरी पावर्स इंडिया में, लेकिन अगर आप एक प्योर फेडरल स्टेट जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखेंगे तो वहां आप पाएंगे, वहां की संघीय व्यवस्था में, कि कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है। और अगर कॉन्करेंट लिस्ट है ही नहीं तो विवाद की कोई स्थिति ही नहीं है। और वहां पर जो रेसिडुअरी पावर्स है वो शक्तियां स्टेट के पास है, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र के पास नहीं है, वो शक्तियां राज्य के पास है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इन चारों बातों को ध्यान में रखें तो ये चारों बातें साफ साफ इशारा करती है कि भारत में शक्तियों का विभाजन शुद्ध रूप से नहीं हुआ है, या दूसरे शब्दों में भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, सेंटर के पक्ष में है। लेकिन क्या एक प्योर फेडरल स्टेट में ऐसा होता है? नहीं, एक प्योर फेडरल स्टेट में ऐसा नहीं होता। वहां शक्तियों का विभाजन शुद्ध रूप से स्टेट और सेंटर के बीच होता है। तो आगे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे इन बातों के आधार पर कि हम कंक्लूजन के तौर पर क्या कह सकते हैं भारत के मामले में। फिलहाल हम लोग दूसरी विशेषता समझते हैं। देखिए, एक फेडरल सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां एक लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान होता है। इसका मतलब रिटन, रिजिड एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान की सर्वोच्चता। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले आप ये समझिए कि मैंने आपको बताया कि एक फेडरल स्टेट में शक्तियों का विभाजन संविधान करता है। संविधान ही राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो संविधान लिखित हो, जहां एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो उन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा करे और राज्य को पता हो कि उसके कौन से काम हैं और केंद्र को पता हो कि उसके कौन से काम हैं। तो लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है। और अगर संविधान लिखित है और राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है तो केंद्र राज्य की शक्तियों का हनन ना कर सके, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि संविधान कठोर हो। और संविधान के कठोर होने का सीधा सा मतलब है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो। जैसे अगर आप राज्य व्यवस्था की पढ़ाई करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका का संविधान इतना कठोर है, वहां इतनी रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहां के संविधान में संशोधन करना हिमालय पर्वत पर चढ़ना और उतरना। यानी अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान है। और संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च सिद्धांत का मतलब ये, संविधान का मतलब ये हुआ कि उस राष्ट्र में संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। उस राज्य का प्रत्येक नागरिक, सारे मंत्री परिषद,
उस राज्य का प्रधान भी संविधान के अंडर रहकर ही, उसके अंतर्गत रहकर ही, उसके दायरे में रहकर ही काम करता है। न तो राज्य और ना ही केंद्र, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई कानून बना सके, और ना ही ऐसे कोई कानून वहां लागू हो सकेंगे। ये मतलब होता है सर्वोच्च संविधान का। अब यहीं पर 1 मिनट हम लोग समझते हैं भारत के बारे में। तो भारत में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यह हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। काफी डिटेल की गई है बहुत सारी चीजें, केवल इंडिया के फेडरल मॉडल को नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें भी, फेडरल मॉडल में भी काफी डिटेल की हुई है बातें कि यूनियन सेंटर के पास कौन से काम होंगे, स्टेट के पास कौन से काम होंगे, और कौन से सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा होंगे। तो इस तरह की बातें एकदम डिटेल में लिखी हुई है। इंडिया में संविधान की सर्वोच्चता भी है, बिल्कुल है। भारत का राष्ट्रपति भी संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। लेकिन अपवाद यहां पर यह है कि भारत का संविधान केवल कठोर नहीं है, बल्कि कठोर होने के साथ साथ यहां के संविधान में कुछ लचीलापन भी है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और फ्लेक्सिबिलिटी होने का सीधा सा मतलब है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहीं बहुत जटिल भी है और कहीं पर थोड़ी नरम भी है, जहां कम दिक्कतों का सामना करते हुए हो सकता है संशोधन। यह मामला भी भारतीय संविधान में है। हालांकि यहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल केंद्र को है, राज्य को नहीं। राज्य संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, लेकिन केंद्र संविधान में संशोधन कर सकता है। ये शक्तियां भारतीय संविधान में और भारत में है। तो अगर हम लोग देखें तो लिखित है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, कुछ हद तक कठोर भी है, लेकिन काफी हद तक लचीलापन भी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग तीसरी विशेषता की तरफ चले। देखिए, एक फेडरल सिस्टम की या संघीय व्यवस्था की तीसरी अनिवार्य विशेषता, आई मीन टू से एसेंशियल फीचर, द्वैध राज्य पद्धति। काफी जटिल शब्द है, लेकिन अभी मैं डिटेल करूंगा, इसे आसान बना दूंगा। और द्विसदनीय विधायिका, ये एक बड़ी विशेषता है एक फेडरल सिस्टम की। द्वैध राज्य पद्धति का मतलब होता है डुअल पॉलिटी, और द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। कई बार डुअल पॉलिटी ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है द्वैध राज्य पद्धति। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। द्वैध राज्य पद्धति का सीधा और साफ मतलब होता है कि वहां केंद्र की सरकार अलग होगी और राज्य की सरकार अलग होगी। और यह ध्यान रखिएगा कि संविधान ही यह प्रावधान करता है कि केंद्र राज्य सरकार के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी, और एक सीमा बनाई गई है कि उस सीमा तक वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो अगर हम लोग भारत के पर्सपेक्टिव से या भारत के दृष्टिकोण से देखें तो जी हाँ, यहां पर भी एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। और अगर हम लोग राज्य सरकार का देखें तो वहां गवर्नर है, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और फिर राज्य के मंत्री परिषद के मंत्री हैं। तो ये द्वैध राज्य पद्धति वाला जो मामला है वो भारत में है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है द्विसदनीय विधायिका। और द्विसदनीय विधायिका मतलब अगर हम अपने संसद को देखें तो वहां भी 2 सदन है, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, और एक लोकसभा है जिसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो वहां भी सीनेट है जो उच्च सदन कहा जाता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जिसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं। देखिए, ब्रिटेन में यूनिटरी मॉडल काम करता है, लेकिन वहां भी 2 सदन है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। और भारत में भी ऐसा होने का एक बड़ा कारण जो भारत की संसदीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था जैसी है या उस मॉडल पर आधारित है।
राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, हालांकि ये कम शक्तिशाली है, ये मैं खुद आपसे कह रहा हूं, राज्यसभा कम शक्तिशाली है, लेकिन ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, राज्यों को रिप्रेजेंट करती है और राज्य के मामलों में केंद्र के हस्तक्षेप को रोकती है। बहुत हद तक ये उसके अनावश्यक हस्तक्षेपों को नहीं होने देती, नहीं करने देती, इसलिए राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में डुअल पॉलिटी या डुअल पॉलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये दोनों मौजूद हैं। अब समय है कि हम लोग एक अंतिम और सबसे बड़ी विशेषता को समझें। सबसे बड़ी विशेषता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले में राजनीति शास्त्र के बड़े बड़े विद्वानों का ये कहना है, ये मत है कि एक फेडरल स्टेट में ये विशेषता होनी ही चाहिए। और वो सबसे बड़ी विशेषता है, एक फेडरल स्टेट में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अभी मैंने आपको कहा था कि शक्तियों का विभाजन संविधान करता है राज्य और केंद्र के बीच, और फिर मैंने आपको समझाया था कि उन शक्तियों में केंद्र राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और राज्य केंद्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में, दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च है और अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च है। एक प्योर फेडरल स्टेट के लिए, एक प्योर फेडरल स्टेट होने के लिए यह सबसे अनिवार्य विशेषता है। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि अगर शक्तियां बटी हुई हैं, तो अगर हम लोग ये मानकर चलें कि किसी मामले पर कोई ऐसा विवाद हो जाए जो सेंटर और स्टेट के बीच हो, तो ऐसे मामलों का निपटारा एक ऐसे अंग के द्वारा, एक ऐसी बॉडी के द्वारा होना चाहिए जो बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप या बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से और इंडिपेंडेंटली न्यायपूर्वक अपना फैसला सुनाए और वो फैसला केंद्र और राज्य दोनों मान सकें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। अब अगर हम लोग यहां पर भारत के दृष्टिकोण से भी देखें तो भारत में भी सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। अगर हम लोग इसकी हायरार्की देखें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है एपेक्स पर, और फिर हाई कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला, उसके द्वारा बनाए गए कानून, सभी कोर्ट्स पर लागू होते हैं, सबको मानना होता है। और इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं, इस जानकारी को आप समझिए। इसके पीछे उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका के गठन के पीछे संविधान के दो बड़े उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है जुडिशियल रिव्यू। आपने इस मैकेनिज्म का नाम सुना होगा, मैंने कई बार अपने शॉर्ट्स और कुछ पॉलिटी के वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है। न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, सबसे पहला कारण ये। और दूसरा कारण ये कि राज्य बनाम केंद्र अगर कोई मामला हो जाए या राज्य बनाम राज्य हो जाए या केंद्र बनाम कई राज्य हो जाए, यानी सेंटर वर्सेस स्टेट्स, अगर ऐसे कोई मामले हो जाए तो उनका निपटारा न्यायपालिका कर सके स्वतंत्र रूप से। और स्वतंत्र होने का सीधा और साफ मतलब है, एकदम मोटा मीनिंग है कि केंद्र और राज्य वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेगा, वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा। और हम लोग देखते हैं कि भारत में भी कई बार उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के विरुद्ध जाकर या स्टेट के विरुद्ध जाकर फैसले सुनाए हैं, लोकहित में, जनहित में कई बार। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष न्यायपालिका काम करती है। अब समझना इस चीज को है कि ये चार फीचर जो हैं, ये चार अनिवार्य विशेषताएं जो हैं, वो किसी भी फेडरल स्टेट में आपको ये कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जो शक्तियों का विभाजन है,
एक लिखित, कठोर और सर्वोच्च सिद्धांत, द्वैध राज्य पद्धति और द्विसदनीय विधायिका और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। और इनके आधार पर आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि उस स्टेट में या वो स्टेट एक प्योर फेडरल स्टेट है। अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और ये समझते हैं कि क्या भारत को एक प्योर फेडरल स्टेट कहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था शक्तियों के विभाजन के वक्त, आप चाहे तो इस वक्त भी वीडियो पॉज कर लें अगर आपने स्टार्ट से सही से नहीं देखा, गहराई से नहीं देखा तो, और फिर वहां जाकर बैक कर वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देख लें उस हिस्से को जहां पे मैंने कहा था। अगर हम लोग ये देखें कि भारत में शक्तियों का विभाजन, तो क्योंकि भारत में शक्तियों का विभाजन शुद्ध रूप से नहीं हुआ है, यहाँ पर शक्तियों के विभाजन को देखने पर ऐसा पता चलता है कि शक्तियां केंद्र के पक्ष में अधिक हैं। जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट वाला मामला मैंने बताया कि अगर उसके विषयों में कोई टकराव की स्थिति हो तो केंद्र अधिक शक्तिशाली है। अगर इन मामलों को हम लोग देखें तो ये बहुत आसान हो जाता है कहना कि शक्तियों के विभाजन का शुद्ध रूप से या केंद्र के पक्ष में होना स्पष्ट रूप से यह जताता है कि ये भारत के संघीय चरित्र को, उसके फेडरल कैरेक्टर को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। और ऐसा मैं नहीं, कई बड़े राजनीति शास्त्र के विद्वान बताते हैं। आपने नाम सुना होगा केसी वेयर साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। भारत एक अर्ध संघीय स्टेट है। अर्ध संघीय स्टेट का साफ मतलब ये हुआ कि वो प्योर फेडरल नहीं है, वो शुद्ध रूप से एक फेडरल स्टेट नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में तो कई बार यहां तक कहा जाता है कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कि व्यवहार में तो ये फेडरल जैसा है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक जैसी है। अब इन बातों को सुनने के बाद मैं विश्वास करता हूं कि आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर जागी होगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो निश्चिंत रहिए, आपका मित्र शुभम इस वीडियो के अगले भाग में इस बात को जरूर आपके सामने आसान शब्दों में रखने का प्रयास करेगा कि क्यों भारतीय संविधान के बारे में ये कहा जाता है और कैसे भारतीय संविधान एकात्मक व्यवस्था की तरफ भी काफी झुका हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर पॉलिटी पढ़ने वाले छात्रों के काम जरूर आएगा। सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर जुड़ूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।